राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में 20 जुलाई को हुए कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। यादगीर के कदेचुर बंडियाल इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में केमिकल लीक होने से 3 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने बिना बीमा वाले वाहनों पर सख्ती दिखाते हुए ऐसे वाहनों की पहचान के लिए कैमरों और ई चालान का उपयोग करने तथा नए वाहनों की थर्ड पार्टी बीमा अवधि बढ़ाने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र में इस साल पीओपी वाली गणेश मूर्तियों पर प्रतिबंध संभव नहीं है। धीरे धीरे हटाए जाएंगे पीओपी वाले गणेश मूर्ति। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने पेपर लीक रोकने और सिस्टम की खामियां समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के आयोजकों के तरीके में व्यापक बदलाव किए हैं। सरकार यूपीआई भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट या चार्ज लगाने की अनुमति दे सकती है। सीजेपी की अहम बैठक होगी आज, जहां संगठन के दायरे को बढ़ाने पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आयोजित एक फोरम में किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद 87 वर्षीय आसाराम को राजस्थान उच्च न्यायालय से 20 दिन की पेरोल मिली है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक आइटम के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कंपनियों को 15 साल तक का आयकर छूट देने का प्रस्ताव किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष के रवैये पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही बाधित होने से युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार 59,000 करोड़ रुपए से अधिक का अपूरक बजट लेकर आई थी, जिसे जन कल्याण की नई योजनाओं को आगे बढ़ाया जाना था। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही प्रभावित हुई। विधानसभा सत्र को हंगामे के हवाले करना प्रदेश के युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों के साथ भारी अन्याय है। मानसून सत्र में युवाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, आधी आबादी महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए नई स्कीम, नई योजनाएं प्रारंभ हो, युवाओं के एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनकी स्किलिंग के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए कोई नई योजना घोषित हो सके, गरीबों के कल्याण के लिए कुछ नए कार्यक्रम आगे बढ़ सकें और महिलाओं के सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए भी कुछ अतिरिक्त प्रयास आगे बढ़ें। इसके लिए हम लोग 59,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक बजट को भी लेकर के आए थे, जिनके लिए इन सभी मदों में धनराशि की व्यवस्था भी थी। नई योजनाओं को घोषित करने के लिए चर्चा विधानसभा में हो सके, इसके लिए उन कार्यक्रमों के साथ हम लोग आए थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के नकारात्मक रवैये के कारण युवाओं के मुद्दे पर, अन्नदाता किसानों के मुद्दे पर, महिलाओं के स्वावलंबन के मुद्दे पर या गरीबों के लिए बनने वाली वेलफेयर की अन्य स्कीमों के मुद्दे पर सदन में समाजवादी पार्टी ने कोई चर्चा नहीं होने दी। इनका ये आचरण असंवैधानिक भी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है और गरीब विरोधी भी है। 59,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट इन नई मांगों के साथ साथ प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रेंथनिंग के लिए, एक्सप्रेस वे के नेटवर्क को और बेहतर बनाने के लिए जो माननीय जनप्रतिनिधियों ने डिमांड की थी, उसके लिए भी धनराशि का प्रावधान किया है। हमने प्रदेश के अंदर
उस तबके के लिए जो अब तक प्रदेश के विकास में मजबूती के साथ लगकर के काम कर रहा था, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, रसोइया, ग्राम चौकीदार, आपके कोटेदार, इन सब के साथ साथ उस हरेक तबके को छूने का प्रयास किया था जिनके मानदेय बढ़ने हैं। निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन में भी वृद्धि हो, चर्चा हो, जो लोग अब तक इन योजनाओं से जुड़ नहीं पाए थे उन लोगों को जोड़ने का प्रावधान हो, इन सब पे सदन में चर्चा हो। लेकिन समाजवादी पार्टी का नकारात्मक रवैया सदन में और माननीय सदस्यों के द्वारा उठाए जाने वाले इन महत्वपूर्ण मांगों को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके, इसमें रुकावट बनी। लेकिन उस सब के बावजूद विधानसभा ने सप्लीमेंट्री डिमांड को पारित किया है और पारित करने के साथ ही बहुत शीघ्र इन सभी तबके के लिए, मैंने जो कल भी कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग कमीशन का गठन कर दिया है, एक न्यूनतम मानदेय हर एक आउटसोर्सिंग कर्मी को प्राप्त हो और उसको हर प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी प्राप्त हो, उसको हम अगले बहुत शीघ्र उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उसके लिए धनराशि की व्यवस्था हमने बजट में कर दी है। आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, रसोइया, ग्राम चौकीदार या कोठेदार, इन सब के इंसेंटिव और इनके मानदेय को बढ़ाने के लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने बजट में की हुई है और उसको भी हम अब विधानसभा से बजट पारित होने के उपरांत विधान परिषद में पारित होगा। विधान परिषद से पारित होने के उपरांत फिर इस बजट को हम लोग अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से उस तबके तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि 5 अगस्त का दिन हर भारतीय के लिए गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इसी दिन वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत की मुख्यधारा से जोड़ा गया। भाटिया ने विपक्ष पर संसद की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आतंकवाद और भगोड़ों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि 2019 से 2026 के बीच 274 भगोड़ों का सफल प्रत्यार्पण भारत लाया गया है, जो सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रमाण है। आज हर भारतीय के लिए गौरव का पल है, गौरव का क्षण है, क्योंकि आज ही 7 साल पहले 5 अगस्त को 2019 अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था, जो कि हमारे संविधान में लिखा था। और ये ऐतिहासिक कार्य किसी ने किया था तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे। ऐसा क्यों है कि अपरिपक्व, पार्ट टाइम, गैर जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद को चलने नहीं दे रहे हैं? कुछ आंकड़े सामने आते हैं जो आज हर भारतीय को गौरवान्वित करते हैं कि फर्क क्या आया है। ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, हमने हमेशा कहा है एक तरफ, और मैं आपके समक्ष जो रखने जा रहा हूं ये आंकड़े खुद सब कुछ बयां करते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति, खासकर जो भगौड़े हैं जिनका प्रत्यार्पण होना है, और यह कहना गलत नहीं होगा, आप बदलाव देखिए आंकड़ों से। एक तथ्य ऐसा जो सत्य बयां करता है, 2019 से 2026 274 वो भगौड़े हैं जो भारत वापस लाए गए हैं।
274 ये 36 देशों से वापस आए हैं। ये है नरेंद्र मोदी जी की ताकत। नाउ कॉन्ट्रास्ट दिस। अब आपको उत्तर मिलेगा कि पार्लियामेंट क्यों नहीं चलनी चाहिए, राहुल गांधी चाहते हैं। क्योंकि ये आंकड़े जब संसद के पटल पर आएंगे तो जनता तो सवाल पूछेगी ना। मोदी जी की इच्छा शक्ति कांग्रेस पार्टी की सरकार में क्यों नहीं दिखाई देती थी? तो 2004 से 2013 का आंकड़ा यह है, ऑन एन एवरेज, औसतन 4 भगोड़े वापस आते थे हर साल, 4। तो अगर देखिए 10 साल तो 40। कहां 40 भगोड़े जो हैं, जो अपराधी हैं, वो 1 साल में वापस आते हैं। दूसरी तरफ 10 साल में 40 वापस आते हैं, 10x। तो ये क्या दर्शाता है? ये दिखाता है कैसे भारत मजबूत हुआ है, भारत की कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने गुरुग्राम के शिव वाटिका से संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के 650वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में कलश वंदन यात्रा का शुभारंभ किया। इस यात्रा के तहत वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर की पवित्र माटी से युक्त कलश हरियाणा के 27 संगठनात्मक जिलों के लिए रवाना किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह यात्रा सामाजिक समरसता, समानता और राष्ट्रीय एकता का संदेश लेकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि संत गुरु रविदास जी के विचार समाज में प्रेम, सद्भावना और समानता की भावना को सशक्त बनाने की प्रेरणा देते हैं। आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के 650वें जयंती के उपलक्ष्य पर यहाँ से पवित्र कलश यात्रा को लेकर के जाने वाले हर जिला में ये यात्रा जाएगी। इसमें उपस्थित सभी हमारे महानुभाव, मातृशक्ति, सभी संतगण, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले मैं माता शीतला देवी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। मानवता, समता, शर्म की गरिमा और सामाजिक न्याय के अमर प्रवक्ता संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में भी मैं कोटि कोटि शीश नवा करके प्रणाम करता हूं, उनको दिल से धन्यवाद देता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि काशी की उस पुण्य धरा से जो भी साथियों उस पुण्य धरा को मैं सत नमन करता हूं। साथियों, जहां सीर, गोवर्धन नगर और साथियों मैं माता कलसा देवी तथा बाबा संतोख दास जी के जिस घर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने अवतार रूप लेकर के साथियों पूरी मानवता को यह शाश्वत संदेश दिया है कि मनुष्य की पहचान उसके जन्म से नहीं साथियों उसके कर्म से होती है, उसकी जाति से नहीं उसके चरित्र से होती है। ये संदेश ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने साथियों समाज को दिया है। साथियों, इतिहास में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब समय ठहर जाता है। साथियों, पीढ़ियां वर्तमान में नहीं अपनी विरासत से जुड़ती है। साथियों, आज ही एक ऐसा पावन क्षण है जहां आज यहां केवल कलश नहीं आया है, आज माता शीतला देवी के पावन प्रांगण में काशी की चेतना आई है। साथियों, आज का ये हम सब के लिए गर्व की बात है। काशी ने हमें कलश दिया है, अब हरियाणा को उसे चरित्र बनाना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स,
होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वन महोत्सव 2026 के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए पीपल फॉर पीपल अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने बताया कि 15 एकड़ से अधिक क्षेत्र में 2500 से ज्यादा पीपल के पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। आज वन महोत्सव 2026 के इस समारोह में अधिकारीगण, नागरिक बंधुओं, हमारे स्टूडेंट्स और मीडिया के मित्रों, आज हम सब लोग वन महोत्सव 2026 का शुभारंभ कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को इसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और इस भव्य आयोजन के लिए हमारे वन मंत्री श्री केदार कश्यप जी, वन विकास निगम के चेयरमैन रामसेवक पैंकरा जी, उनके सभी टीम को हम धन्यवाद करते हैं, उनका आभार करते हैं। और यहाँ जमीन और पौधा उपलब्ध कराने वाले हमारे आवास और पर्यावरण मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, उनके तरफ से यहाँ पर जमीन दी गई है और इतना बड़ा बड़ा पीपल का पेड़ शायद 2-2 साल का होगा, उन्होंने उपलब्ध कराया है। तो उनका भी, उनके विभाग को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये अभियान पीपल फॉर पीपल, ये अभियान का भी हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। यहाँ करीब 15 एकड़ का ये प्लॉट है जिसमें 2500 से ज्यादा पीपल का पेड़ ये लगेगा। और आप सबको मालूम है कि पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। और अगर हम धार्मिक रूप से भी देखें, आध्यात्मिक रूप से भी देखें, तो हम लोग पीपल की पूजा करते हैं। पीपल में देवी देवताओं का हम लोग वास मानते हैं। तो ये बड़ा अच्छा अभियान हम लोग अपने प्रदेश में ये पीपल फॉर पीपल शुरू कर रहे हैं। और आप सबको मालूम है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी एक पेड़ मां के नाम अभियान पिछले 3 सालों से चला रखे हैं। 2024 में 5 जून पर्यावरण दिवस के दिन उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया था, जिसके तहत पूरे देश में वृक्षारोपण हो रहा है। और हमारे माननीय वन मंत्री अपने उद्बोधन में बताए हैं कि हम लोग भी छत्तीसगढ़ में पिछले 2 साल में एक पेड़ मां के नाम में 7 करोड़ से ज्यादा वृक्ष हम लोग अपने प्रदेश में लगाए हैं। इस साल का भी टारगेट है, इस साल भी जो शायद 2.5 करोड़ का टारगेट है, उससे ज्यादा हम लोग यहाँ पर प्रदेश में वृक्ष लगाएंगे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती ने दिल्ली में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि इस प्रक्रिया के जरिए लाखों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की साजिश की जा रही है। भारती ने कहा कि सत्यापन की समय सीमा बढ़ाने के बावजूद बड़ी संख्या में मतदाताओं का सत्यापन अभी बाकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2002 की मतदाता सूची से नाम साबित करने जैसी शर्तें आम लोगों के लिए कठिनाई पैदा कर रही हैं। दिल्ली में इस वक्त SIR चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। कल तक 8 अगस्त को
इसका आखिरी दिन है दिल्ली में। ये बढ़ाया गया, पहले 30 जुलाई को खत्म होने वाला था, फिर 8 अगस्त कर दिया गया। मेरी विधानसभा में, और जहां तक मैंने पता किया कि पूरे दिल्ली में इसका यही हाल है, मेरी विधानसभा में कल तक 47% वोटर्स का वेरिफिकेशन हो सका है। तो मैं अब देख रहा हूं कि जो पीछे अब आगे 8, अब कितना, आज 3 तारीख है, तो 5 दिन में क्या ये संभव हो पाएगा कि भाई 53% वोटर्स का वेरिफिकेशन हो जाएगा। और मैं आपको उदाहरण प्रस्तुत करता हूं जो कि आपको भौचक्का कर देगा। इनका जो बेस है, जो ये फॉर्म है जो दे रखा है, इस फॉर्म के अंदर डिटेल भरनी है अपनी, अगर 2002 के वोटर्स लिस्ट में हो, अपनी ना हो तो अपने माता पिता की भरो या ग्रैंड पेरेंट्स की भरो, और उसके बाद जो अभी के डिटेल्स हैं उसको भर के दो। ये मेरा भी है और मेरी मदर का भी है, मैं दोनों लेके आया हूं। अब मैंने खूब सर्च किया, 2002 के वोटर्स लिस्ट में खूब सर्च किया, ना तो मेरा मिला ना मेरी मदर का मिला, और ना मेरे फादर साहब का मिला। मेरे फादर का दिल्ली का वोटर कार्ड है ये मेरे फादर का देहांत 2016 में हो गया, लेकिन ये वोटर कार्ड है 96 का, 20/6/1996, और ये है डॉक्टर अंबेडकर नगर असेंबली कंस्टिट्यूंसी का। तो ये है उनका वोटर कार्ड। ये वोटर कार्ड है मेरी माताजी का। मेरी माताजी बिहार में टीचर रही, 2005 के आसपास उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के वहां से मेरे साथ दिल्ली में शिफ्ट कर गई, और ये 2004 का वोटर कार्ड है। ना तो माताजी का मिल रहा है बिहार के किसी असेंबली कंस्टिट्यूंसी में, ना मेरे फादर साहब का मिल रहा है। ये है मेरा वोटर कार्ड। 1997 में मैं IIT पास आउट किया, ये मेरी डिग्री है। उसके बाद मैंने कानून की पढ़ाई पढ़ी कुछ सालों बाद, ये मेरी लॉ की डिग्री है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, ये है 2008 की। फिर मैं अपने आप को एनरोल किया बार में, ये भी 2008 की है। इसका मतलब है कि मैं 2002 में ही था। जिस मकान में मैं भी रह रहा हूं, मैं उसमें 2005 में मूव किया। तो मैं ये जानना चाहता हूं आपके माध्यम से ज्ञानेश कुमार के इलेक्शन कमीशन से कि अब मैं क्या करूं। और मैं ये समझ करके, सोच करके हैरान हो रहा हूं कि अगर मेरे जैसे व्यक्ति को अपना 2002 के वोटर्स लिस्ट में नाम ढूंढने में तकलीफ हो रही है, ना मैं अपने ना अपनी मां का ढूंढ पा रहा हूं, ना अपने पिता का ढूंढ पा रहा हूं, ना अपना ढूंढ पा रहा हूं। आपको इस प्रमाण दिखा दिया कि मैंने कब IIT पास किया, 97 में पास किया, उसके बाद मैंने लॉ किया। मतलब जब लगातार मैं दिल्ली में ही हूं, तो अब मैं कहां से प्रमाण लाऊं। और इसलिए यह बहुत चिंता का विषय है। अगर इतने सारे प्रमाण होने के बावजूद, देखिए इतने सारे प्रमाण होने के बावजूद अगर मैं अपने आप को सिद्ध नहीं कर पा रहा हूं कि 2002 के वोटर्स लिस्ट में मैं हूं या मेरे माता पिता हैं, तो फिर आम आदमी, जहां लिटरेसी रेट इतना कम है, जहां तुमने स्कूल, अस्पताल, जो शिक्षा संस्थान सब बंद करा दिए, तो वो लोग कहां जाएंगे। और एक बात और, जो टेनेंट्स हैं दिल्ली में, हम में से कई सारे साथी टेनेंट्स हैं। अधिकतर लोग जो बाहर से आते हैं सब टेनेंट ही रहते हैं। अब टेनेंट की मुसीबत क्या है, जो बहुत बड़ी मुसीबत है, कि जिस घर में वो रह रहा था, जिस घर के पते पे उसका आधार कार्ड बन गया, वोटर कार्ड बन गया, पासपोर्ट बन गया, अब मकान मालिक उसको 11 महीने बाद याद दिलाता है, भाई तू या तो अपना रेंट बढ़ा या खाली कर। अब वो सारे टेनेंट आज इस मुसीबत में है कि उनका वोट कट रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि श्रावण मास में शिव भक्तों की सेवा करना सौभाग्य और पुण्य का कार्य है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों से उन्हें कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था, अनुशासन, सेवा और सामाजिक एकता का प्रतीक है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए यात्रा मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन निगरानी, एम्बुलेंस, स्वास्थ्य शिविर और आपातकालीन सेवाओं की व्यापक व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्होंने सभी शिव भक्तों से यात्रा के दौरान अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने की अपील की। शिव भक्तों की सेवा करना सच में इस पवित्र श्रावण मास में और ऐसे कठिन यात्रा जो करके जाते हैं, लंबी लंबी यात्राएं, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। और आज विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहूँगा सभी हमारे जनप्रतिनिधियों को भी, हमारे प्रशासन के लोगों को भी, और जिसने शिव की सेवा कर ली, शिव का नाम जप लिया, सच में चाहे कितना भी जो है उसने प्रायश्चित से अपने पापों को काट पाया और न काट पाया, लेकिन इस शिव नाम से सारे भवसागर पार हो जाते हैं। यात्रियों को उनकी सुरक्षा को विशेष महत्व देते हुए यात्रा मार्गों पर सीसीटीवी, ड्रोन, कैमरों से निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही यात्रा मार्गों में वाटर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर गंभीर मरीजों को गंगा और गंग नहर के माध्यम से जल्दी अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके। भाइयों बहनों, जहाँ भक्ति है, मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ मर्यादा भी आवश्यक है। जहाँ आस्था है वहाँ अनुशासन भी जरूरी है, और जहाँ शिव है वहाँ शांति स्वयं विद्यमान रहती है। हाल के कुछ दिनों में कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ अनुशासनहीनता की भी घटनाएं सामने आई हैं। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आप सबसे बहुत विनम्र प्रार्थना करता हूँ, मैं अनुरोध करता हूँ कि सच्चे शिव भक्त की तरह संयम, विनम्रता और शांति का परिचय दें। यात्रा के जो नियम हैं उन नियमों का पालन करें, और यही भगवान शिव की सच्ची आराधना है, क्योंकि भगवान शिव, उनकी दृष्टि से कोई भी नहीं बच सकता है। एक कण भी इधर से उधर होता है, एक पत्ता भी अगर हिलता है तो भगवान शिव की इच्छा से होता है, क्योंकि शिव ही संसार को चलाने वाले हैं। तो इसलिए हम अनुशासन का पालन करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड केवल आपका स्वागत ही नहीं बल्कि आपकी सेवा को अपना सौभाग्य मानती है। हमारी सरकार, पुलिस प्रशासन, चिकित्सक, सफाई कर्मचारी, स्वयंसेवी संगठन पूरी निष्ठा के साथ आपकी सेवा में लगे हुए हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि प्रशासन द्वारा जो भी जारी किए गए दिशा निर्देश हैं तथा उन सभी श्रद्धालुओं से कि उन दिशा निर्देशों का पालन करें, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, और अपनी सुरक्षा के साथ साथ जो आपके सह यात्री हैं, अन्य कांवड़ यात्री हैं, शिव भक्त हैं, मां गंगा के भक्त हैं, उन सभी का भी सुरक्षा का ध्यान आप सबको रखना है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य बने, ये हमारा विकल्प रहित संकल्प है। इसमें कोई संकल्प में विकल्प नहीं है, कोई अन्य मार्ग नहीं है जो हम मां गंगा को साक्षी मानकर भगवान शिव के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अपना आशीर्वाद दें, और इस संकल्प को सिद्धि में पहुंचाने के लिए आप सभी का सहयोग भी अत्यंत आवश्यक है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से हमें ये सिद्धि जरूर प्राप्त होगी। आप सबका सहयोग हमेशा की तरह मिलता रहेगा। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा सफल बनाए, सुरक्षित बनाए, मंगलमय बनाए, तथा सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छी ऊर्जा दे, सुख समृद्धि दे, और आध्यात्मिक उनको चेतनता भी प्रदान करें, आशीर्वाद दे अपना। और हाँ, यदि यात्रा व्यवस्था के दौरान एक बात और कहना चाहता हूँ, यात्रा व्यवस्था के दौरान यदि कहीं छोटी मोटी कोई कमी रह जाए, कोई कमी हो जाए, तो उसके लिए मैं आप सबसे देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र
पथम